सिगरेट पी कर आए हो? नहीं अब्बा जान। इस जवाब के साथ ही उनका हाथ उठा था और वली के गाल पर उंगलियों के निशान छोड़ गया। कब से इस लानत में पड़े हो? वो गलती हो गई, बेसाख्ता ही उसकी ज़बान से निकला। खाली हैं या चर्च भरे हैं? जी। वो उनके सवाल पर हैरान हुआ। जो बकवास की है उसका जवाब दो। खाली, सादा। आप छोड़िए, अंदर चलिए। जुलेखा बेगम सहन में शोर सुनकर कमरे से बाहर निकली तो चंद लम्हे उन्हें बाप बेटे की माबैन होने वाली गुफ्तगू को समझने में लगे। तुम चुप रहो, तुम्हारी शय पर ही ये दिन देख रहा हूँ। जुलेखा बेगम सज्जाद साहब का बाजू थामे अंदर कमरे में ले गईं और वो वहीं दरवाजे पर खड़ा हक्का बक्का यकदम पड़ने वाली उफ्ताद पर हवास बाख्ता था। वली भाई, उसने साइमा की आवाज़ सुनी। अब अंदर भी आ जाएं, वो दरवाजे को बंद करती हुई बोली थी। तुम फ़ोन नहीं कर सकती थी? मैं? एक लम्हे को हैरान होकर उसने वली को देखा, फिर किचन की जानिब खामोशी से कदम बढ़ा दिए। हाँ, क्या पूछा है मैंने? कुछ बकवास कर देती तो ये सब न सहना पड़ता। वो उसके पीछे चला आया था। उसने फ्रिज से सालन निकालकर चूल्हा जलाती साइमा पर अपना गुस्सा उंडेला। आपको अपने दोस्तों से फुर्सत मिलती तो आप मोबाइल चेक करते। तुम मेरे दोस्तों को बीच में मत लाओ। जो पूछा है उसका सीधा सीधा जवाब दो। 3 मरतबा कॉल नहीं उठाई, चौथी मरतबा कॉल रिसीव की तब तक देर हो चुकी थी। आपका अब्बा जान से सामना हो चुका था और यकीनन आपके हाथ से ही अब्बा जान ने मोबाइल पकड़कर मुझे जवाब दिया। मैसेज ही कर देती। कॉल पर तो हाथ में पकड़ा फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे थे, मैसेज खाक पड़ते। दो बदो साइमा बोली। अच्छा खासा दोस्तों के साथ एंजॉय करके आया था। अब्बा जान भी ना जाने किस सदी में रहते हैं। वली उलझकर जैसे खुद कलामी के अंदाज में बोला। वली भाई, आप ही के भले को। यार अब तुम लेक्चर ना देना शुरू कर देना, पहले ही मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। वली ने साइमा की अधूरी बात से मायनी आखज़ करते हुए उससे टोका। चाय पीनी है? साइमा ने सरसरी अंदाज में पूछा। बना दो, पी लूँगा ज़हर। कोई ज़रूरत नहीं है इसको चाय खाने का पूछने की। जिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करके आया है उन्हीं से कहना था खाना खिलाकर भी भेज दे। सज्जाद साहब की बात पर उसने सामने पड़ी प्लेट को हाथ से दूर हटाया था। वो अपनी जगह से उठा था। भाई, खाना तो खा लें। अब्बा जान से कहो रखें ये खाना अपने पास, बल्कि ज़ख़ीरा करें, उनके बुढ़ापे में काम आएगा। वो किचन से तन फन करता निकला था। साइमा ने चंद लम्हों बाद जुलेखा बेगम को किचन में दाखिल होते देखा। अम्मा, ये बाप बेटा एक जैसे हैं। चुप करो तुम। देख नहीं रही तुम्हारा बाप गुस्से में है? तो मैंने क्या किया है? तुम तो ऐसे अनजान बन रही हो जैसे तुम्हें खबर ही ना हो। जुलेखा बेगम ने कुछ जताने वाले अंदाज में कहा। उनकी इस बात पर बेसाख्ता ही साइमा ने नज़रें चुराई। अभी तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें कुछ नहीं कहा, आइंदा ख्याल रखना। वो जवाब में खामोश रही। जानती थी अब्बा के मजाज को और अम्मा ने भी कुछ गलत नहीं कहा था। कहाँ ले जा रही हो? जुलेखा बेगम ने उसे ट्रे में चाय का मग धरते किचन से बाहर निकलते देखा तो वो बोली, भाई के लिए। वो नहीं पिएगा, लाओ मुझे दो। जुलेखा बेगम ने चाय का भरा मग पकड़ने को हाथ बढ़ाया। सुनो, कुछ खाया है उसने? अभी जवाब में वो कुछ बोलना ही चाहती थी कि जुलेखा बेगम की नज़र प्लेट पर अधूरे छोड़े खाने पर पड़ी। ये वो खाना छोड़कर गया है? उन्होंने सरसरी अंदाज में चाय का सिप लेते हुए पूछा। जवाब में साइमा ने अस्पात में सर हिलाया। जुलेखा बेगम प्लेट करीब खिसकाकर वली की छोड़ी रोटी चाय में भिगोकर खाने लगी थी। वो अपने कमरे में चला आया था। खुद से बेजार, उससे कहीं ज़्यादा वो अपने माहौल से बेजार था। पता नहीं कौन सी आसाइशें दे रखी हैं अब्बा ने अपनी औलाद को, जो यूं बाप होने का रोब जमाए फिरते हैं। इस वक्त गुस्से ने उसके जिस्म में आग लगाई हुई थी। ये चारपाई, लकड़ी की 3rd क्लास टेबल, दीवार पर लगा आईना, पुरानी ऑफिस मेज़, डिब्बा कंप्यूटर। अब्बा को लगता है उन्होंने मुझे हफ्ते अकलीम की दौलत दे रखी है। अब्बा का लगाया थप्पड़ अब उसके गाल पर जलन कर रहा था। लग्जरीज तो समीर के डैड ने दे रखी हैं। कितना खूबसूरत सजा हुआ बेडरूम है उसका। ये टॉप वुडन बेड,
مخملی پردے، LCD، آئی فون، لیپ ٹاپ، وہ بھی ایپل کا۔ اپنے کمرے کا موازنہ سمیر کے کمرے سے کرتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں کمرے کی چیزوں کو گنوایا تھا۔ اس کے ڈیڈ کی پرسنالٹی کتنی زبردست ہے، ایک کسک لیے اس نے سوچا تھا۔ ایک حسرت تھی اس کے دل میں جسے وہ کوئی بھی نام دینے سے قاصر تھا۔ دل میں شدت سے خواہش ابھری تھی کہ کاش ابا بھی ویسے ہی ہو جاتے، دھیمے مزاج، خوش اخلاق۔ کیا جاتا اماں کا جو ابا کو نہ بتاتی۔ یکدم ہی اس کا دل ماں سے بدگمان ہوا تھا۔ اس کے غصے کا رخ زلیخا بیگم کی جانب ہو گیا۔ آج صبح ہی اس کی ابا کی غصے بھری آواز سے آنکھ کھلی تھی۔ اماں کیا ہوا ہے ابا کو صبح صبح؟ وہ زلیخا بیگم کو ڈھونڈتے ہوئے کچن تک چلا آیا۔ صبح ہی صبح ابا کا ہائی گریڈ پارا کیوں چڑھا ہوا ہے؟ زلیخا بیگم کو چولہے کے پاس کھڑے توے پر روٹی سینکتے وہ دیکھ کر بولا، تیرے لیے پریشان ہے۔ اس کی جانب نظر کیے بنا انہوں نے ولی کی بات کا جواب دیا۔ اماں میں نے غصے کی وجہ پوچھی ہے، وہی بتا رہی ہوں۔ یہ کیسی پریشانی اولاد کی خاطر کہ اسے ہی غصے میں کوسے چلے جا رہے ہیں؟ وہ چولہے کے قریب رکھے ہاٹ پاٹ میں سے روٹی کا نوالا توڑتے ہوئے بولا، تو نہیں سمجھے گا، سرگوشی کے انداز میں اس نے ماں کو کہتے سنا۔ اس کے قریب آتے ہی زلیخا بیگم نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے ناگواری سے ناک سکیڑا۔ کیا ہوا اماں؟ زلیخا بیگم کے چہرے کے تاثرات بدلتے دیکھ کر اس نے سوال کیا۔ تیرے ابا کو جس دن خبر ہو گئی نا، قیامت ہو جائے گی۔ انہوں نے صاف الفاظ میں اسے خبردار کیا۔ کیا پتہ چلے گا؟ وہ کنفیوز ہوا۔ 1 مہینے سے دیکھ رہی ہوں، ابھی کالج آتے تجھے دن ہی کتنے ہوئے ہیں جو اپنی جان کو یہ روگ لگا لیا ہے؟ نہ اماں، توبہ میری، جو کسی عشق و عاشقی کے چکر میں پڑا ہوں۔ اس نے ازراہ مذاق بات کی۔ بگڑنے لگا ہے خود کو سنبھال۔ ماں کے ہنوز معنی خیز لہجے کو محسوس کرتے ہوئے وہ لمحے بھر کو کھٹکا۔ اماں کیوں پہیلیاں بجھوا رہی ہیں؟ تیرے ابا گھر پر ہیں، بولوں گی تو کہیں انہیں بھی سنائی نہ دے جائے، اسی لیے خبردار کر رہی ہوں۔ کپڑے دھوتی ہوں تیرے، سونگ لیتی ہوں۔ اماں آپ تو بہت تیز ہیں، میں تو ڈبیا جیب میں بھی نہیں رکھتا۔ ماں کی بات سمجھتے ہوئے بے ساختہ ہی خفیف مسکراہٹ اس کے لبوں پہ ابھری۔ ماں ہوں تیری، پالا ہے تجھے، تیری رگ رگ سے واقف ہوں۔ زلیخا بیگم کا انداز ہنوز تھا۔ ویسے ایک بات پوچھوں؟ وہ چوری پکڑے جانے پر بھی تھوڑا لاپرواہ بننے کی کوشش میں تھا۔ اگر نہ بھی بولوں گی تو پوچھنے سے باز تھوڑی آئے گا، خفا خفا سے لہجے میں زلیخا بیگم بولی۔